गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोगों को प्रसार शिक्षा में ग्रामोत्थान के लिए, ग्रामीण समाज के विकास के लिए, गांव के प्रगति के लिए जो योजनाएं चलाई गई उनमें से एक प्रथम योजना श्री निकेतन योजना के बारे में जानकारी दूंगी। श्री निकेतन योजना, ये योजना कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर्वप्रथम चलाई थी। उन्होंने सोचा कि गांव के उत्थान के बिना हमारे समाज का उत्थान नहीं हो सकता, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता, और उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले गांव को आगे बढ़ाने, गांव के लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने, गांव के लोगों का विकास करने का विचार अपने मन में लाया। वो उस समय अपने गांव के या जमीन के जमींदार थे और उन्होंने ऐसा सोचा कि जो गांव या क्षेत्र उनके अंतर्गत आते हैं, उनकी जमींदारी के अंतर्गत आते हैं, सबसे पहले मैं उन गांव के उत्थान के क्षेत्र में कार्य करूंगा। और इसी संदर्भ में सन 1921 में एल्महर्स्ट ने उनका सहयोग किया और श्री निकेतन के रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। ये रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट जो था, ये ग्रामीण समाज के उत्थान के लिए बनाया गया था। इसमें सर्वप्रथम 8 गांवों का चयन किया गया। ये 8 गांव रविंद्रनाथ ठाकुर जी के क्षेत्र में आते थे। उन्होंने ऐसा सोचा कि पहले हम इन 8 गांवों पर इस योजना को लागू करेंगे और इन गांवों को केंद्र बनाकर इन्होंने वहां के युवाओं का एक संगठन बनाया, जिनकी सहायता से यहाँ पर विकास कार्य प्रारंभ किया गया। इस प्रोजेक्ट का जो मुख्य लक्ष्य था वो था ग्रामीणों का विश्वास प्राप्त करना। ग्रामीणों का विश्वास प्राप्त करना तात्पर्य ये है कि जब तक हम लोगों को ये विश्वास नहीं दिलाएंगे कि जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं या जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं ये उनके विकास के लिए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति या उनकी जो स्थिति है उसको उन्नत बनाने के लिए किए जा रहे हैं, तब तक लोग उस चीज में रुचि नहीं लेंगे और उन कार्यों में अपना सहयोग नहीं देंगे। ग्रामीणों की जो समस्याएं थी उनको हल करना, उनके जो रोजगार के उपकरण थे या जो उनके प्रमुख धंधे थे उनके लिए उनको प्रोत्साहित करना, ये सारी चीजें ऐसी थी जिनसे लोगों को अवगत कराया गया ताकि वो उनको समझें और उनसे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस बात का भी ध्यान रखा गया कि हम जो भी कार्यक्रम लागू करेंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो अर्थ विकास के क्षेत्र में हो, या ग्रामीणों को उन्नत सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे या उनके आर्थिक तौर पे जो भी कार्यक्रम उनके लिए किए जाएंगे वो उनसे जुड़े हों, उनके सहयोग से आगे बढ़े और उन्हीं के उत्थान के लिए वो कार्यक्रम लागू हों। ऐसा सोचकर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया और इस प्रोजेक्ट को युवाओं की सहायता से लागू भी किया गया। श्री निकेतन कार्यक्रम के कुछ प्रमुख लक्ष्य थे, जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को की रूपरेखा तैयार की गई थी। यह कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम था जिसके 2 छोर थे। पहला छोर तो संगठन था जो इस कार्यक्रम को लागू कर रहा था, और दूसरा छोर वो स्वयं गांव के निवासी थे जिनके ऊपर ये कार्यक्रम लागू होना था। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि संगठन जो कार्यक्रम या जो योजना बना रही थी उस योजना को उन्हीं लोगों पे लागू करना था जो उस गांव के निवासी थे। जब तक वो उस योजना में अपना सहयोग नहीं देते वो योजना आगे नहीं बढ़ पाती या वो योजना सफल नहीं हो पाती। इसलिए इनके लक्ष्यों से गांव वालों को अवगत कराया गया और ये लक्ष्य उनके सामने रखे गए। ये लक्ष्य कुछ इस प्रकार थे। इसमें जो पहला लक्ष्य था वो था ग्रामीण लोगों की कार्य के प्रति रुचि पैदा करना। सबसे पहले जो भी रूपरेखा बनाई गई कार्यक्रम की, वो कार्यक्रम लागू करने से पहले उन लोगों की उस कार्य में रुचि पैदा की गई कि जब तक उनका इंटरेस्ट उस कार्य को करने में नहीं होगा, चाहे वो अर्थ विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो उनके खुद के विकास के क्षेत्र में हो, अगर उनके लिए कोई काम किया जा रहा है और उनका ही मन नहीं है कि वो काम हमारे लिए हो या हम उस कार्य को करें और आगे बढ़ें, तो वो कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इसलिए उसे सफल बनाने के लिए लोगों की उसमें रुचि पैदा की गई। दूसरा,
वहां के जिन गांव का चयन किया गया उन गांव के समस्याओं को पहचानना और उनका समाधान करना। जो युवा संगठन थे या जो लोग इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में लिए गए थे, उन लोगों ने वहां की जो स्थिति थी उसको देखा, वहां की समस्या को पहचाना कि समस्या क्या है, और फिर उस समस्या से संबंधित योजना तैयार की गई ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके। ग्रामीणों को निजी संसाधनों से अवगत कराना। ऐसा नहीं था कि उनकी जिन गांवों का चयन किया गया था उन गांवों की आर्थिक दशा बहुत अच्छी हो कि वो बाहर से संसाधनों का उपयोग कर सके या महंगे संसाधनों को ला सके या उनका प्रयोग करके अपनी स्थिति को और ज्यादा उन्नत बना सके। इसलिए जो उनके पास उनके अपने संसाधन थे उन्हीं से उनको अवगत कराया गया, उन्हीं के बारे में उनको विशेष जानकारी दी गई, उन्हीं के बारे में उनको समझाया गया कि आप इनका प्रयोग करके भी अपनी स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। जैसे जिनके पास खेत थे उन्हें खेती के अच्छे उपकरण, अच्छे बीज, अच्छे पैदावार के बारे में बताना। जिनके पास पशु थे उनको पशुपालन की जानकारी देना। जिनके पास हस्त कौशल का ज्ञान था उन्हें हस्त कौशल से अवगत कराना। इत्यादि चीजें थी जिनसे उन्हें अवगत कराया गया, जिनके बारे में उन्हें बताया गया और उन्हें समझा करके उस कार्य में लगाया गया। ग्रामीण परिवेश को समुन्नत बनाना, मतलब कुछ भी करके कोई भी योजना, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी हो, हमें अपने ग्रामीण परिवेश को उन्नत बनाना है, उसे आगे बढ़ाना है। ये प्रमुख लक्ष्य रखे गए श्री निकेतन योजना के अंतर्गत। इन योजनाओं को लागू करना इतना आसान नहीं था। इन योजनाओं को लागू करके उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए। ये कदम इस प्रकार थे। इसका जो पहला पॉइंट था वो था अपनी सहायता स्वयं करने के लिए प्रेरित करना। ऐसा माना जाता था कविवर रविनाथ जी के द्वारा कि अगर हम बार बार किसी को किसी चीज के लिए प्रेरित करते रहेंगे तो वह व्यक्ति उस कार्य को करेगा, लेकिन अगर हम उसके पास से अपना सपोर्ट हटा लेते हैं तो क्या वो उस कार्य को करना बंद कर देगा? अगर ऐसा है तो ये कार्यक्रम असफल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि लोग अपनी सहायता स्वयं करना सीखें, यानी कि उनके अंदर खुद से ये चीज होनी चाहिए कि हमें ये काम कैसे करना है ये हम खुद जाने और हम उस कार्य को करने का प्रयास करें। अगर उसमें हमें कोई समस्या आती है तो उसका समाधान किया जाएगा और उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन हमें अपनी सहायता स्वयं करना होगा क्योंकि हर समय हमारे साथ कोई खड़ा नहीं रह सकता। दूसरा कदम जो उन्होंने उठाया वो ये था कि ग्रामीण नेतृत्व विकसित किया जिससे कि उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सके। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया या उन संगठन के में जो व्यक्ति थे उनमें से कुछ लोगों को सिर्फ नेतृत्व के लिए वहां पर खड़ा किया कि आप सिर्फ इनका मार्गदर्शन करते रहेंगे और ये लोग अपना कार्य स्वयं करेंगे। तीसरी चीज, उन्होंने बालिक बालिकाओं का स्वयंसेवी दल बनाया। ये स्वयंसेवी दल क्या करता था? लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुनता था, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता था, उनको सहायता देता था और साथ ही साथ उनको मोटिवेट भी करता रहता था कि नहीं, आप ये कार्य करिए, आपको इसमें सफलता मिलेगी और आप आगे जरूर बढ़ेंगे। चौथी चीज, परंपरागत एवं ग्रामीण हस्तकलाओं को विकसित करने हेतु प्रशिक्षण केंद्र बनाना। उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो ये था कि इन्होंने इन गांवों में एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जहां पर उस गांव की जो पारंपरिक हस्तकला कौशल थे उनका प्रशिक्षण देना शुरू किया ताकि लोगों की उसमें रुचि जागृत हो और लोग वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी दशा को सुदृढ़ बना सके। प्रदर्शन केंद्र की स्थापना कर क्रियात्मक शिक्षा देना। इसमें कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें सिर्फ कह देने मात्र से ही लोग करना प्रारंभ नहीं कर देते, इसलिए उनका प्रदर्शन किया गया कि अगर हम हस्तकला का ज्ञान दे रहे हैं तो किस तरीके से इस हस्तकला से हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकते हैं। इसके लिए प्रदर्शनी इत्यादि की व्यवस्था की गई। प्रदर्शनी में बाहर से लोगों को बुलाया गया। जब उसका फायदा और उसके गुण लोगों को दिखे तो उन्होंने उसकी क्रियात्मक शिक्षा ली और अपनी दशा को सुदृढ़ बनाने के संदर्भ में प्रयास भी किया। सहकारी भावना जागृत करना, अर्थात एक दूसरे की मदद करने की भावना जागृत करने का विचार भी इस योजना के अंतर्गत रखा गया कि हमें अकेले नहीं आगे बढ़ना है, हमें दूसरों को भी साथ लेके आगे बढ़ना है, इसलिए हमें एक दूसरे की सहायता करनी होगी। इसके बाद इन्होंने बुनियादी शिक्षा पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं था।
श्री निकेतन योजना के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान दिया गया था कि जो प्रौढ़ वर्ग है, जो हमारा युवा वर्ग है, अगर उसमें शिक्षा की कमी होगी तो जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का सही लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था की गई और लोगों को पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। यहाँ पर रात्रि पाठशालाएं भी चलाई गई, कुछ लाइब्रेरीज, ओपन लाइब्रेरी बनाई गई जिसमें लोग कभी भी जाकर के कुछ भी पढ़ने की जो रुचि रखते हो वो पढ़ सकते हैं। इस तरह से बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था करके लोगों को शिक्षित करने का प्रयास भी किया गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी लोगों को सफाई का महत्व समझाना। गांव का वातावरण शुद्ध वातावरण माना जाता है, लेकिन अगर वहां पर साफ सफाई का ध्यान न रखा जाए तो बहुत सी बीमारियां, बहुत से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए श्री निकेतन योजना में लोगों को सफाई का भी महत्व समझाया गया कि अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो हम कम बीमार पड़ेंगे, और अगर हम कम बीमार पड़ेंगे तो हमारा हमारा जो गांव है, हमारा जो समाज है वो अपने आप उन्नत हो जाएगा। इस कार्यक्रम की जो गतिविधियां थी वो इस प्रकार थी। इस कार्यक्रम में कुछ कार्य जो करवाए गए या जिन कार्यों के लिए लोगों को प्रेरित किया गया वो कार्य इस प्रकार है। सबसे पहले श्री निकेतन कार्यक्रम में जो गतिविधियां रखी गई या जो योजनाएं बनाई गई, जो कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई, वो 2 बिंदुओं पर फोकस करके बनाई गई। उसमें 2 प्रमुख बिंदु माने गए। पहला तो था कृषि, जो गांव ग्रामीण परिवेश का सबसे प्रमुख क्षेत्र होता है, और दूसरा था पशुपालन। इन 2 क्षेत्रों को लेकर के लोगों को सबसे पहले उन्नत बनाने के लिए या लोगों को समझाने का प्रयास किया गया कि किस तरीके से हम अपनी कृषि को और पशुपालन, ये 2 क्षेत्रों को अगर हम सही से समझ लें, जान लें, तो हम अपने साथ साथ औरों का भी उत्थान कर सकते हैं। हम अपने समाज को, अपने गांव को, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी क्षेत्र में कृषि कार्यों को सुधारने के लिए ग्रामीण लोगों को नई नई तकनीकी से, नई नई फसल से, नई तरीके से खेती करने के प्रयास, नए उर्वरक, नए भंडारण और इत्यादि के बारे में सिखाया गया कि किस तरीके से हम जो हमारी नई नई तकनीकी आ रही हैं उनका प्रयोग करके अपनी फसल को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, अपनी खेती को और ज्यादा समर्थ बना सकते हैं, और किस तरीके से जो हमारे उपजाऊ अनाज हैं उनका हम भंडारण कर सकते हैं। क्योंकि देखा यह गया था कि लोगों के पास खेती भी थी, वो खेती करते भी थे, उनके पास फसलें उगाने का जो तरीका था वो भी था, किंतु वो तरीका थोड़ा अलग था। उससे उन्हें, जो वो फसल बोते थे उससे उन्हें उतनी पैदावार नहीं होती थी जितनी पैदावार वो कर सकते थे, और जो पैदावार होती भी थी उसको भंडारण करने का सही तरीका लोगों को नहीं पता था, जिसके कारण समय से पहले ही चीजें खराब हो जाती थी और फिर उन्हें दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था या दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। इसलिए इस योजना के अंतर्गत या इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि हम किस तरीके से थोड़ी ही भूमि में अधिक उर्वरक का प्रयोग करके, अच्छी उर्वरक शक्ति का प्रयोग करके, अच्छी तकनीकी का प्रयोग करके, अच्छी बीजों का प्रयोग करके सबसे पहले तो अपने पैदावार को बढ़ाएंगे, और पैदावार बढ़ने के बाद जो अनाज हमें प्राप्त होगा उसका हम भंडारण इस तरीके से करेंगे कि जब वो पैदावार दोबारा हो तब तक वो अनाज हमारा चले और उससे हमें जो आर्थिक लाभ हो उसका भी हम फायदा अच्छे से उठा सकें। दूसरा उन्होंने बताया पशुपालन के बारे में। तो पशुपालन, जिन लोगों का कार्य पशुपालन का था और जो लोग ये समझते थे कि पशुपालन से हमें कोई हमारी कोई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं बन सकती थी, या हम इसका ये कार्य सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास जानवर हैं और हम उनसे जब दूध होता है तो उनका उपयोग करते हैं, या उनसे जो उपयोगी चीजें मिलती हैं उनका उपयोग करते हैं, इससे हमारी कोई अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं होने वाली है। इस विचारधारा को बदलते हुए लोगों ने पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया, लोगों को बताया, गांव वालों को समझाया कि किस तरह से पशुपालन के द्वारा भी हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने लोगों को दूध डेयरी और
पोल्ट्री फार्म इत्यादि के बारे में बताया कि अगर हम इन विधियों का प्रयोग करें या इन क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण कार्य करें या अपने घर के लोगों को इन क्षेत्रों में लगाएं तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं। साथ ही साथ तकनीकी के द्वारा और विज्ञान के द्वारा भी हम इन पर अधिक फोकस करके और अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कुटीर उद्योगों को से भी ग्रामीण लोगों को अवगत कराया कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं, जैसे कि अगर हमने देखा जाए तो अगर हम टोकरी बुनना है, चटाई बनाना है या बांस की फंटियों से कुछ किसी चीज का निर्माण करना है, या हमारे पास जो सन है, जूट है, इनसे रेसे बनाना है, या कपास के पौधे उगा करके उनके रेसे इकट्ठा करना है, इस तरह के कुटीर उद्योगों से भी लोगों को अवगत कराया कि ये भी एक अच्छा उपाय है जिससे हम अपनी आर्थिक दशा को सुदृढ़ कर सकते हैं। जो श्री निकेतन योजना थी, उस योजना का पहला जो काम था वो यही था कि लोगों को उनकी आर्थिक दिशा को ऊंचा उठाना है, क्योंकि जब भी वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे या जब भी उन लोगों ने ग्रामीण लोगों से वार्तालाप की और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया, तो उनके सामने जो सबसे पहली बात आई वो यही आई कि उन्हें पैसे का अभाव है। इस कारण वो ना तो वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा पा रहे हैं, ना ही अपनी स्थिति को आगे बढ़ा पा रहे हैं। अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा, अच्छा पहनावा, अच्छा देख रेख, ये सब जो है उसकी कमी सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से है। इसलिए जो श्री निकेतन योजना थी वो इस पर फोकस दे रही थी, बार बार जोर डाल रही थी कि किस तरीके से गांव वालों की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाया जा सके। ग्रामीण विकास के लिए इस कार्यक्रम द्वारा गांव का सर्वेक्षण किया गया और इस सर्वेक्षण में यह भी अनुभव किया गया कि केवल आर्थिक स्थिति को ही सुधार करके हम ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। इस कार्यक्रम में पहले तो फोकस ये था कि हमें ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुधारनी है, लेकिन जब ये देखा गया कि सिर्फ आर्थिक स्थिति से ही इनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, अपितु इनका सर्वांगीण विकास करने के लिए इनमें स्वास्थ्य सुधार और साक्षरता, ये दो बिंदु पर भी कार्य करना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य सुधार, जहां एक ओर लोग अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे थे, वहीं गंदगी, बीमारी और अशिक्षा के अभाव के कारण वो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं गिरती जा रही थी, या ये कह सकते हैं कि वो कम होती जा रही थी। जो लोग थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करते थे वो पैसे उनके इसमें चले जा रहे थे, क्योंकि पहली बात तो वो निरक्षर थे, साक्षरता का अभाव था, उन्हें पता नहीं था कि क्या चीज कैसे करनी है और किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य को सुधार करके किस तरीके से अच्छे आहार का उपयोग करके हम अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ बना सकते हैं। इसलिए इन्होंने आर्थिक दशा के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर भी कार्य करना प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, दवाखाना, व्यक्तिगत स्वच्छता, संक्रामक रोग, टीकाकरण इत्यादि की सुविधाएं भी गांव में कराई गई। गांव में इन गांव वासियों को या इन निवासियों को इन सभी कार्यक्रमों से अवगत कराया गया कि आपको कब कब टीकाकरण कराना है, संक्रामक रोग क्या होते हैं, इनसे कैसे बचाव करना है, अपनी स्वयं की स्वच्छता कैसे हमें रखनी है, अपने आसपास का वातावरण कैसे स्वच्छ रखना है, किस तरीके से हमें रोगों से बचना है, रोगों को पनपने देने से बचाना है, और किस तरीके से हमें अपने आप को स्वस्थ बनाना है। ये सारे कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत रखे गए, इस योजना के अंतर्गत रखे गए, ताकि लोगों की जो दशा थी वो उन्नत बन सके, जो गांव था उसकी उन्नति हो सके। साथ ही साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया। जब लोगों का एक तरफ ध्यान खेती की तरफ, पशुपालन की तरफ, लघु उद्योग की तरफ, कुटीर उद्योग की तरफ लाया जा रहा था, उसी समय उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण देने की बात भी इस योजना में रखी गई और इसके लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट को बनाया गया, जिसमें विशेषकर इन गांव वालों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था कि जो जिस व्यवसाय में रुचि रखते थे उनकी रुचि के अनुसार उनको उस व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। इसमें गाड़ियों को बनाना, छोटे छोटे हथियार बनाना, बाल काटना, लोगों के घरों में जो पहले से काम होते चले आ रहे हैं, चाहे वो लोहे का काम हो, चाहे वो चमड़े का काम हो, इन सब से जुड़े व्यवसाय जिसमें रुचि है उनको उसमें प्रशिक्षित करने का काम भी इस रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया। ये सब होने के साथ ही साथ श्री निकेतन योजना
इतनी अच्छी होने के कारण लोगों की उन्नति के लिए, गांव की उन्नति के लिए काम करने के बाद भी इस योजना की कुछ सीमाएं थी। ये सीमाएं सिर्फ इसलिए कही जा सकती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि किस वजह से ये श्री निकेतन योजना जो थी वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई, या ये कह सकते हैं कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट इतना ज्यादा क्यों नहीं हो पाया। इसकी कुछ सीमाएं थी और इसी सीमाओं में प्रतिबंधित होने के कारण ये सफल नहीं हो पाई। ये सीमाएं इस प्रकार हैं। पहला तो आदर्शवादी लक्ष्य। इसमें जो बात की जाती थी वो एक ये कह सकते हैं कि वो इस तरह की बातें थी कि वो सिर्फ सोची जाती थी, जब उनको क्रियान्वित किया जाता था तो वो पूरी तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाती थी। जैसे कि जब लोगों ने सोचा कि हमें गांव के लोगों को उनकी निरक्षरता को दूर करना है, तो उन्होंने उसके संदर्भ में क्या किया, रात्रि पाठशालाएं चलाई। अब जो व्यक्ति रात दिन भर काम करता था वो रात में जगकर पढ़ने के लिए रुचि नहीं रखता था, तो ये एक तरीके से उनकी ये योजना भी निराधार हो गई। उन्होंने ओपन लाइब्रेरीज रखी कि जब भी निःशुल्क लाइब्रेरी, मतलब कि जब भी जिसको मन हो वो आकर इसमें पठन पाठन का कार्य करे। कुछ कहानियां, कुछ ऐसी पुस्तकें उसके अंदर रखी गई जिससे उनको ज्ञान प्राप्त हो। तो लोगों ने वहां जाना ही अच्छा नहीं समझा। उनको ये लगने लगा कि हमारा जो समय वहां जाकर व्यर्थ होगा उसमें हम कुछ काम कर लेंगे, इसलिए वो भी निराधार रह गए। इस तरह के कुछ विचार थे या इस तरह के कुछ लक्ष्य थे जिसमें लोगों ने अपनी रुचि नहीं दिखाई और ये सफल नहीं हो पाया। व्यवहारिक पक्ष के प्रति उदासीनता। व्यवहारिक पक्ष के प्रति उदासीनता इसमें इसलिए कही जा सकती है क्योंकि जब हम ग्रामीणों के उत्थान की बात करते हैं तो जैसा कि इसमें पहले ही बताया गया था कि हमें ग्रामीणों के पास जाके उनकी समस्याओं को समझना और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करना। जब हम उनके पास जाके उनकी समस्याओं को सुनते और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए उन्हें उपाय बताते, तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये सिर्फ कहा जा रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है। इस पर जो क्रियात्मक कार्य था वो बहुत कम हुआ, सिर्फ बातें बातें थी, इसलिए लोगों में इसके प्रति उदासीनता बनी रही और ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया पूरी तरीके से। व्यक्तिगत कार्यक्रम इसलिए माना गया क्योंकि जो रविन्द्रनाथ जी थे, ये उनके जमींदारी के टाइम के जो गांव थे उस पर इन्होंने ये कार्यक्रम लागू किया था। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, मतलब इनका नाम होगा, इनको फायदा मिलेगा, इसलिए ये कार्य कर रहे हैं। ऐसा व्यक्तिगत मान करके लोगों ने इस कार्य में रुचि नहीं रखी और इस कार्य में रुचि नहीं रखी और इसी वजह से ये कार्यक्रम उतना सफल नहीं हो पाया जितना इसको सफल होना था। तत्कालिक सरकार का सहयोग प्राप्त न होना। किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो होती है सहयोग की। जो उस समय की सरकार थी उसको भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी, क्योंकि ये तो रविन्द्रनाथ जी ने सोचा था कि मुझे अपने गांव का उत्थान करना है, अपने गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति को, उनके स्वास्थ्य को और उनकी शिक्षा की दशा को ऊपर उठाना है। उनको ऐसा बनाना है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकें। सरकार ने इसमें कोई अपनी विशेष रुचि नहीं रखी, इसलिए किसी प्रकार की कोई सहायता भी उसने प्राप्त नहीं कराई। लोगों को किसी तरीके से कोई सहायता नहीं दी और ये भी एक प्रमुख कारण रहा इस कार्यक्रम के सफल ना हो पाने का। आर्थिक विपन्नता जो उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी। जो लोग कार्य कर भी रहे थे उनको उसका वेतन नहीं मिल रहा था, यानी कि इस योजना में जो लोग जुड़े हुए थे उनको उसका वेतन नहीं मिल रहा था, क्योंकि अर्थ यानी कि पैसे की समस्या थी। तो जब किसी को कार्य में लगाया जाता है, यानी कि जब लोग अपना समय दे रहे हैं, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो सेवा भाव से कर रहे हो या तो उनका मकसद पैसे कमाना हो। सेवा भाव बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। लोगों को ऐसा लगने लगा कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें ना तो गांव वालों की रुचि हो रही है और ना ही हमें कोई बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए भी ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। और अगर इसमें हमारे पास पैसे होते या फिर लोगों को नई नई चीजों से अवगत कराने के लिए वो संसाधन इकट्ठा किए जा सकते, या लोगों को कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाती जिसमें लोगों को हम अपनी तरीके से, अपनी तरफ से कुछ पैसे या उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कुछ सहयोग, उनको आर्थिक सहयोग कर पाते, तो शायद उनका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता और ये कार्यक्रम सफल हो जाता। तो आर्थिक विपन्नता भी इस कार्यक्रम के सफल ना हो पाने के पीछे एक प्रमुख कारण रही। ग्रामीण पृष्ठभूमि के प्रतिनिधि का अभाव। जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के नहीं थे, अतः
उन्हें सही से उस ग्रामीण क्षेत्र की जानकारी भी नहीं थी। वहाँ की समस्याओं को सिर्फ उन्होंने सुना था, महसूस नहीं किया था। ये भी एक कारण था जिसकी वजह से ये कार्यक्रम पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। अगर जिस गांव की बात की जा रही थी या जिस गांव के उत्थान की बात की जा रही थी, अगर उसी गांव के व्यक्ति का चयन किया जाता, और तो हो सकता है कि वो व्यक्ति उस चीज को महसूस करता और उसे उसी तरीके से दूर करने का प्रयास करता और ये कार्यक्रम सफल हो जाता। महिलाओं के प्रति उदासीनता ये एक प्रमुख कारण रहा इस प्रोग्राम के सफल ना हो पाने के पीछे, क्योंकि जो भी फोकस किया जा रहा था वो पुरुषों पे था। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए काम नहीं किया गया, महिलाओं को भी उद्योग धंधे इत्यादि के बारे में जानकारी दी जा रही थी। जो लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, उनसे उन्हें अवगत कराया जा रहा था, शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा था। लेकिन जो पुरुष वर्ग थे वो ज्यादा हावी थे महिलाओं की अपेक्षा। महिलाओं पर कार्य कम किया गया या महिलाओं को इसमें का सहयोग इसमें कम लिया गया, ये भी एक कारण था इस योजना के सफल ना हो पाने का। ये योजना अच्छी थी, ग्रामीण विकास के लिए प्रथम योजना थी। इसमें ग्राम उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए गए, और जिन जिन क्षेत्रों में कार्य किए गए वो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। लेकिन ये जो प्रमुख बिंदु हैं, इनका अभाव होने के कारण ये कार्यक्रम उतना अच्छे से सफल नहीं हो पाया। इसके बाद भी इस कार्यक्रम की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही। असफलता के बाद भी इसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिसके कारण आज भी श्री निकेतन योजना को महत्व दिया जाता है, या उसे एक महत्वपूर्ण दर्जे संस्था का दर्जा दिया गया है। ये उपलब्धियां इस प्रकार थी कि ये प्रसार क्षेत्र में किए जाने वाला प्रारंभिक प्रयास था। यानी कि अगर हम प्रसार क्षेत्र में ग्रामीण उत्थान की बात करें तो ये प्रथम ऐसी योजना थी या ऐसा कार्यक्रम था श्री निकेतन योजना, जो ग्रामोत्थान के लिए सबसे पहले जिसने सोचा और प्रयासरत हुआ। इसलिए हमेशा इस बात के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखेगा अपना। दूसरी चीज थी कि श्री निकेतन योजना ने ग्रामोत्थान के लिए राजनेताओं, समाज सुधारकों, शिक्षाविदों, राजनीतिज्ञों, स्वयंसेवी संस्थाओं का ध्यान आकर्षित किया। इसने इन सभी लोगों को एक बिंदु दिया कि इस पर भी सोचा जा सकता है। यानी कि अगर हम किसी समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, या अगर हम किसी के उत्थान की बात करते हैं, तो हमें किसी गांव के उत्थान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारी जो स्थिति है उसमें जब सुदृढ़ता आएगी तो हमारा समाज अपने आप सुदृढ़ होता चला जाएगा। और सबसे बड़ी जो चीज थी वो थी प्रसार कार्यकर्ताओं की भूमिका को बनाना। इन्होंने जो स्वयंसेवी दल बनाए, वो स्वयंसेवी दल एक तरीके से प्रसार कार्यकर्ताओं का ही दल था, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम इस हद तक सफल हो पाया। अगर प्रसार कार्यकर्ताओं की कमी होती, या प्रसार कार्यकर्ताओं ने अपनी रुचि इस कार्यक्रम में ना दिखाई होती, तो इस संगठन का निर्माण ना हो पाता और ये कार्यक्रम अपनी उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाता। श्री निकेतन के रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट को पुनर्गठन कर एक महत्वपूर्ण संस्था का दर्जा दिया गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी इस योजना की, जिसको अब इस समय फिर से एक संस्था का दर्जा दिया गया है, और ये संस्था अब फिर से ग्रामीण उत्थान के लिए कार्य कर रही है। ये तो थी श्री निकेतन योजना, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा प्रारंभ की गई, और उन्होंने ग्रामोत्थान के लिए ये सारे कार्य करवाए। ग्रामोत्थान यानी कि ग्राम का विकास, और ग्राम के विकास के लिए ही प्रसार शिक्षा जो है वो कार्य करती है। इसलिए प्रसार शिक्षा का ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी समझा जा सकता है। आगे की जो योजनाएं इस ग्रामोत्थान के लिए या प्रसार शिक्षा में अन्य उत्थान के लिए चलाई गई, उनके बारे में भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।